नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस में हुए बड़े बदलावों की, शरद पवार के ऐलान से अजीत पवार को लगे झटके की, बात करेंगे कांग्रेस में प्रियंका गांधी की नई भूमिका की, पहलवानों के ऐलान से मुसीबत में आई मोदी सरकार की, साथ ही जानेंगे क्यों संकट में है हरियाणा की बीजेपी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राहुल गांधी की लोकप्रियता में हुए इजाफे की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले तनाव, मुर्शिदाबाद में बोले अधीर रंजन चौधरी, सुनियोजित तरीके से विपक्ष को डरा रही है टीएमसी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, पूर्व सीएम से मिले मुख्यमंत्री शिवराज, लाडली बहनों के खातों में राशि डालने से पहले उमा भारती का लिया आशीर्वाद। राजस्थान के मदरसों में 12वीं कक्षा तक शिक्षा देने की तैयारी, मदरसा बोर्ड ने गहलोत सरकार को भेजा प्रस्ताव। संसद में झूठ बोलने को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और बीजेपी नेता अमित मालवीय में ट्विटर वॉर, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का लगाया है आरोप। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अपने संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं। तो क्या है ये बदलाव, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस, सपा, वामदल सहित तमाम राजनीतिक दल शामिल हैं, अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को खोज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी महागठबंधन बनाने का प्रयास तेज कर चुकी है। इन सब के बीच चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है। चुनाव को लेकर आयोग ने देश भर में ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की फर्स्ट लेवल जांच शुरू कर दी है। ये जांच चरणबद्ध तरीके से होगी। आयोग मॉक पोलिंग भी करेगा। राहुल गांधी की लोकसभा क्षेत्र वायनाड में तो मॉक पोल का आयोजन भी हो चुका है। इसके अलावा आयोग उपचुनाव की तैयारियां भी कर रहा है। संकेत है कि 1-2 महीने में वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग सक्रिय हुआ तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी सक्रिय हो गई। कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए, साथ ही ये भी संकेत दिया है कि प्रियंका गांधी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंसूर अली खान को तेलंगाना में पार्टी का सचिव बनाने के साथ इंचार्ज भी बनाया। पीसी विष्णुनाथ को भी सचिव के साथ ही तेलंगाना कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा शक्ति सिंह गोहिल को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। वी मैथिलिंगम को पुडुचेरी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, तो वर्षा गायकवाड़ को मुंबई का पार्टी अध्यक्ष चुना गया। दीपक बाबरिया को हरियाणा और दिल्ली के कांग्रेस कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के संगठन में भी बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। राजस्थान में तो हाल ही में बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष, नेता विपक्ष और उप नेता विपक्ष तीनों ही पदों पर नए लोगों को जिम्मेदारी दी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का मुकाबला मजबूत कांग्रेस से होने वाला है। इधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बीजेपी से मुकाबले के लिए आज अपनी पार्टी में कई बदलाव किए हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो वहीं अजीत पवार को पार्टी में किनारे लगा दिया गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार अक्सर अपने फैसलों और बयानों से लोगों को चौंकाते रहते हैं, और एक बार फिर शरद पवार ने बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और देश के लोगों को हैरान किया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। इसका ऐलान खुद शरद पवार ने किया है। जानकारों का कहना है कि शरद पवार के इस फैसले से भतीजे अजीत पवार को झटका लगा है। 2 मई को शरद पवार ने एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कार्यकर्ताओं की जिद के आगे उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था। अब पार्टी में 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर हाईकमान ने चौंका दिया है। सुप्रिया सुले को जहां महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवा और लोकसभा समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं प्रफुल्ल पटेल मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की कमान संभालेंगे। एनसीपी के प्रमुख नेता अजीत पवार की मौजूदगी में ये घोषणा की गई। आज एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस है। पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा, एनसीपी को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाने का फैसला लिया गया है। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ साथ
शरद पवार ने सुनील तटकरे को राष्ट्रीय सचिव बनाया है और उन्हें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और किसानों के मुद्दे की जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर योगानंद शास्त्री को दिल्ली की कमान दी है। के शर्मा को उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की जिम्मेदारी दी है। अजीत पवार के नाम से किसी भी जिम्मेदारी का जिक्र नहीं हुआ। जब ये ऐलान हो रहे थे उस वक्त अजीत पवार हॉल में मौजूद थे। अजीत पवार ने तालियां बजाईं और मीडिया से बात किए बिना चले गए। कुछ वक्त पहले शरद पवार ने कहा था रोटी पलटने का समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने अजीत पवार और बीजेपी के बीच नजदीकियों की खबर के दरमियान एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। इसके बाद इस्तीफा वापस लेकर और ज्यादा चौंका दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आज के ऐलान से अजीत पवार एनसीपी में किनारे लगा दिए गए हैं। शरद पवार के इस ऐलान से अजीत पवार को झटका लगा है। वहीं प्रियंका गांधी भी आगामी चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका देने वाली हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जिन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक कांग्रेस को जीत दिलाई और पार्टी में नई जान डाली है, उन्हें पार्टी एक नई जिम्मेदारी देने वाली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बेहद ही खास रहा था, क्योंकि पार्टी ने बीजेपी को जोरदार टक्कर देकर हाथ की ताकत दिखाई थी। इस जीत का सारा श्रेय राहुल गांधी को गया था, जिन्होंने अपनी रणनीति से बीजेपी को पस्त किया था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कमान राहुल नहीं बल्कि प्रियंका गांधी संभालेंगी। वो 12 जून को नर्मदा पूजन और महाआरती के साथ चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। वहीं प्रियंका प्रतीकों के जरिए भी महाकौशल को साधने की तैयारी में है। नर्मदा पूजन और महाआरती उसी का हिस्सा है। आदिवासियों तक संदेश पहुंचाने के लिए वो भंवरताल स्थित रानी दुर्गावती के प्रतिमा स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सभा स्थल गोल बाजार शहीद स्मारक में 1 लाख वर्ग फीट में पंडाल लगाया गया है। कांग्रेस नेताओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दौरे से 3 दिन पहले ही जबलपुर शहर को प्रचार सामग्री से पाट दिया गया है। आलम यह है कि मोड़, सड़क, सिग्नल और संकेतक तक दिखाई नहीं देते हैं। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाने के लिए बड़ी तैयारी की है। प्रियंका के इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। दरअसल प्रियंका को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का जिम्मा सौंपा गया था, जहां वो चुनावी परीक्षा को पास करने में सफल रहीं। इसी जीत के बाद पार्टी में मंथन चल रहा है कि प्रियंका को यूपी तक न सीमित कर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जाए, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर इन राज्यों में प्रियंका कमाल कर पाती है तो 2024 का चुनावी साल कांग्रेस के लिए बेमिसाल साबित हो सकता है। कांग्रेस इस बार प्रियंका गांधी पर बड़ा दांव लगाने वाली है, तो पहलवानों के दांव से मोदी सरकार मुसीबत में है। पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा के सोनीपत में महापंचायत हुई, जिसमें पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने हिस्सा लिया। इस पंचायत के बाद पहलवानों ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 15 जून से वो फिर आंदोलन करेंगे। इस ऐलान के बाद से बीजेपी में हलचल तेज है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा के सोनीपत में आज पहलवानों की महापंचायत हुई, जिसमें कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बार फिर चर्चा हुई। महापंचायत में किसान यूनियन समेत उन सभी संगठनों को बुलाया गया था जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया था। महापंचायत में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान और विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी भी शामिल हुए। बजरंग पूनिया ने महापंचायत के सामने कहा, ये बृजभूषण के साथ मेरी निजी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत की है। हम 15 जून तक इंतजार करेंगे। हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम 15 जून के बाद जंतर मंतर पर अपना विरोध फिर से शुरू करेंगे। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, बृजभूषण सिंह बाहर रहेगा तो डर का माहौल बना रहेगा। हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एशियन गेम्स भी तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। पहलवान आज भी बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा वक्त तक आंदोलन किया। बृजभूषण पर एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है और जल्द ही पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट
कोर्ट को सौंपने वाली है। खबरों की माने तो दिल्ली पुलिस 15 जून तक मामले में अपनी जांच पूरी कर लेगी। पहलवानों ने 7 जून को अनुराग ठाकुर के साथ करीब 5 घंटे तक बैठक की थी। उसके बाद एक बयान में कहा गया था कि सरकार ने पहलवानों को भरोसा दिया है कि 15 जून तक इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। इधर पहलवानों ने भी साफ कर दिया है कि अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो पहलवान फिर आंदोलन करेंगे। पहलवानों के सख्त तेवरों से बीजेपी सरकार मुश्किल में है, तो वहीं हरियाणा की खट्टर सरकार भी मुश्किल में है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 आखिर में होने हैं, लेकिन राज्य की गठबंधन सरकार में जिस तरह से तेजी से तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे सरकार के कभी भी गिरने का संकट बना हुआ है। संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा में समय से पहले ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच चल रहा टकराव शांत होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी राज्य प्रभारी बिप्लब देव लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी परेशानी में दिखाई दे रही है, और अब जननायक जनता पार्टी की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि जरूरत हुई तो वो सरकार से अलग होने को तैयार है। दुष्यंत ने बिप्लब देव के बयान पर कहा है कि हम लोग हरियाणा की प्रगति के लिए एक साथ आए थे, इसलिए कोई कहता है कि हम पर कोई एहसान किया है तो उसे कहना चाहूंगा कि किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। दुष्यंत ने दावा किया है कि हम सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सभी सीटों पर संगठन के पुनर्गठन का काम शुरू हो चुका है। जुलाई के पहले हफ्ते में प्रदेश के अंदर हर लोकसभा सीट पर पार्टी के बड़े कार्यक्रम होंगे। दुष्यंत ने साफ संकेत दिया है कि जेजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि अभी हम साथ में हैं, लेकिन किसी पार्टी का अगर मन बदलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर दोनों पक्षों के बीच कोई खटास आती है तो हम खुशी से अलग हो जाएंगे। जेजेपी नेता के तेवरों से साफ है कि अगर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी नहीं रुकती है तो वो गठबंधन से अलग होने का फैसला भी कर सकते हैं। सरकार को संकट में देख फिलहाल बीजेपी के सुर थोड़ा नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों दलों के बीच दरार चौड़ी होती जा रही है उससे साफ है कि ये गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। दरअसल बीते दिनों हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव ने हाल ही में दावा कर दिया था कि उचाना सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता चुनाव जीतेंगी। अब खास बात यह है कि इस सीट पर फिलहाल दुष्यंत चौटाला विधायक हैं और चौटाला ने भी साफ कर दिया है कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में जेजेपी के तेवरों से बीजेपी परेशान है, तो उमर अब्दुल्ला के बयान से सीएम केजरीवाल परेशान है। सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लामबंदी में जुटे हैं, तो उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अध्यादेश के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम को जमकर लताड़ा है। दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया। अब इस अध्यादेश को संसद में पास कराने की चुनौती है। दिल्ली के सीएम इसे राज्यसभा में रोकना चाहते हैं, इसलिए विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं। अब तक 10 दल केजरीवाल को समर्थन का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस से अभी तक केजरीवाल बात नहीं कर पाए हैं। इस बीच अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को आईना दिखाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो ये हमारा दरवाजा जरूर खटखटाते हैं। अरविंद केजरीवाल मुसीबत में हैं तो उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन ये धारा 370 के समय कहां थे? उन्होंने उस समय सरकार का समर्थन किया था और आज वो अन्य दलों से समर्थन मांग रहे हैं। केजरीवाल की इस नीति के चलते अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें मुलाकात का समय तक नहीं दिया है, और अब उमर अब्दुल्ला ने खुलकर केजरीवाल की रणनीति की हवा निकाल दी है। बुलेटिन के आखिर में बात राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका का दौरा किया और उनके दौरे को लेकर तमाम खबरें अभी तक सामने आ रही हैं, जिन्हें लेकर देश में हंगामा मचा है। अमेरिका में कांग्रेस नेता प्रवासी भारतीयों से भी मिले, उनसे बात की। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें गिफ्ट भी दिए। राहुल गांधी को ऐसा ही एक तोहफा मिला है जो उनकी मां सोनिया गांधी से जुड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई प्रवासी भारतीय और स्टूडेंट से भी मिल रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यूएसए की यात्रा पर कई लोग गिफ्ट भी दे रहे हैं। ऐसा ही एक तोहफा उन्हें मिला है जो कि यूपीए की चेयरपर्सन और उनकी मां सोनिया गांधी से जुड़ा है। राहुल गांधी को पेंटर सरिता पांडे ने सोनिया गांधी की पेंटिंग दी है। उन्होंने इसको लेकर 2 फोटो ट्वीट किए, जिसमें एक में सरिता राहुल गांधी को उनकी मां सोनिया गांधी की फोटो देती हुई दिख रही है, तो दूसरे में सोनिया गांधी की पेंटिंग है। सरिता पांडे ने फोटो ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी को सोनिया गांधी की एक चारकोल और वाटर कलर से बनाई पेंटिंग गिफ्ट की है। उनको जब मैंने पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में ये दिया तो मैंने कहा कि ये एक माँ का दूसरी माँ को दिया हुआ तोहफा है। इस पर उन्होंने बोला कि वो इसे सोनिया गांधी को दे देंगे। बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे के दौरान अपने बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रहे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।